चलते हैं मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी से सीधे सुंदरपुर गांव की शांत और हरी भरी गलियों में। लेकिन ये सफर जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मोहन से। मोहन मुंबई के एक बहुत बड़े पाव भाजी स्टॉल पर मुख्य रसोइया था। उसके हाथ की पाव भाजी खाने के लिए बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी लाइन लगाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छों के पैर उखड़ जाते हैं। मालिक की अचानक मौत और दुकान की तालाबंदी ने मोहन को सड़क पर ला दिया। अपनी बची कुची जमा पूंजी और छोटे भाई चीकू को लेकर मोहन अपने पुरखों के गांव सुंदरपुर लौट आया। अरे भैया, ये हम कहाँ आ गए? मुंबई में तो चारों तरफ चमचमाती गाड़ियाँ थी और यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ गाय भैंस और गोबर ही गोबर दिख रहा है। और ये आप कंधे पर इतना भारी तवा क्यों ढो रहे हैं? लोग हमें देखकर हंस रहे हैं। चुप कर बदमाश, ये सिर्फ तवा नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी है। शहर ने हमें भले ही निकाल दिया हो, लेकिन इस मिट्टी ने हमारे पुरखों को पाला है। इसी तवे पे मैं वो जादू बिखेरूंगा कि पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाएगा। हाँ भैया, आपके हाथ की पाव भाजी के सामने तो मुंबई के मलाई कबाब भी फेल थे। पर यहाँ खाएगा कौन? यहाँ के लोग तो सुबह शाम सिर्फ दाल चावल और गन्ने का रस पीते हैं। मोहन के पास गांव में अपना कहने के लिए सिर्फ एक पुरानी जर्जर झोपड़ी थी, जिसके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी। रहने का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन पेट भरने और नया व्यापार शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मोहन ने तय किया कि वो गांव के साप्ताहिक बाजार हाट में अपना ठेला लगाएगा, लेकिन उसके पास ठेला खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उसकी मुलाकात हुई चाचा रामदीन से। अरे बेटा मोहन, तुम रामेश्वर के बेटे हो ना? इतने सालों बाद गांव लौटे और ये क्या कर रहे हो? जी चाचा, शहर में काम बंद हो गया तो सोचा गांव में ही पाव भाजी का ठेला लगा लूं। बस इस पुराने लकड़ी के तख्ते को पहिए लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक काम चलाऊ ठेला बन सके। बेटा हौसला मत हारो। मेरे घर के पीछे एक पुरानी लकड़ी की बैलगाड़ी पड़ी है, जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं होता। तुम उसके पहिए और लकड़ी ले लो और अपना ठेला तैयार करो। जब कमा लेना तब देख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आपकी ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा। चाचा रामदीन की मदद से मोहन का ठेला तैयार हो गया। मोहन ने उसे चटकीले पीले और लाल रंग से रंगा और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मुंबई स्पेशल, मोहन की असली पाव भाजी। चीकू ने गुब्बारों से ठेले को ऐसे सजाया जैसे कोई शादी की गाड़ी हो। अगले दिन गांव का हाट बाजार लगा। मोहन ने बड़े उत्साह के साथ अपने ठेले को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। लेकिन कहानी का पहला मोड़ आना अभी बाकी था। गांव के लोगों के लिए पाव भाजी एक बिल्कुल नई और अजीब चीज थी। आइए भाइयों बहनों, मुंबई का अजूबा, फिल्म स्टार्स की पहली पसंद, गर्मा गर्म तीखी चटपटी पाव भाजी, सिर्फ 15 रुपए प्लेट। अगे वो लड़के, ये क्या लाल लाल कीचड़ जैसा बना रखा है तवे पर? और ये डबल रोटी को मक्खन में क्यों डुबो रहा है? हमारे यहाँ तो ताज़ा गेहूं की रोटी और घी खाया जाता है। ये सड़ी हुई मैदे की रोटी कौन खाएगा? हाँ भाई, ये तो बीमारों का खाना लग रहा है। सब कुछ मैश कर दिया है। इससे अच्छा तो हम बलबीर की दुकान पर जाकर गरम गरम समोसे ना खा लें। मोहन ने बहुत कोशिश की, लेकिन पहले दिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। लोग आते, देखते और चले जाते। मोहन का दिल टूटने लगा। उसने शहर में तो बहुत नाम कमाया था, पर यहाँ गांव के लोग इस खाने को अपनाने को तैयार ही नहीं थे। शाम होने को आई और सारी सब्जियां और पाव वैसे के वैसे ही धरे रह गए। तभी वहाँ गांव का सबसे बड़ा हलवाई बलवीर सिंह आया। अरे ओ मुंबई के बाबू, ये शहर का कबार खाना यहाँ गांव में नहीं चलेगा। सुंदरपुर के लोग मेरी दुकान के शुद्ध देसी घी के समोसे और जलेबी खाते हैं। तुम्हारी ये पाव भाजी
जो भी बला है इसे उठाकर वापस शहर भाग जाओ। यहाँ बोहनी भी नहीं होगी। ये मोटे समोसे, हमारे भैया की भाजी का मजाक मत उड़ाओ। एक बार खाओगे तो अपनी छोकरे, जबान संभाल के, नहीं तो इसी हाट से उठवा दूंगा। माफी चाहूंगा बलवीर जी, ये बच्चा है, आप बड़े हैं, थोड़ा संयम रखिए। मेरी मेहनत का फैसला वक्त करेगा। पहले दिन की नाकामी ने मोहन को गहरी सोच में डाल दिया। उसने महसूस किया कि गांव के लोगों को शहर का तीखा और अलग स्वाद पसंद नहीं आ रहा है। वे अपनी मिट्टी और अपने मसालों के आदी हैं। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वो अपनी रेसिपी में एक व्यवहारिक और देसी बदलाव करेगा। उसने शहर के पैकेट वाले मसालों को हटा दिया। उसकी जगह उसने सिलबट्टे पर पिसे हुए सौंठ, खसखस, भुनी हुई खड़ी मिर्च और गांव के खेतों की ताजी हरी धनिया और लहसुन की चटनी का इस्तेमाल किया। उसने भाजी में आलू के साथ साथ थोड़ी उबली हुई देसी चने की दाल भी मिलाई, ताकि गांव वालों को उनके जाने पहचाने स्वाद का एहसास हो। अगले दिन का बाजार। मोहन ने तवे पर नए तरीके से भाजी बनाई। इस बार मसालों की जो सुगंध उठी वो इतनी सोंधी और जबरदस्त थी कि पूरे बाजार की हवा बदल गई। लोग सुगंध की दिशा में मुड़ने लगे। चाचा रामदीन वहां से गुजरते हुए, भाई मोहन, आज तुम्हारे चूल्हे से बड़ी सौंधी महक आ रही है। जरा मुझे भी तो चखाओ। देखे हमारे शहर से आए बेटे ने क्या बनाया है। आइए चाचा, बैठिए। आपके लिए एकदम देसी स्टाइल में भाजी बनाई है। अरे वाह, अद्भुत। भाई, मैंने अपनी 70 साल की उम्र में ऐसा स्वाद नहीं चखा। इसमें तो हमारे खेतों की मिट्टी की खुशबू है। मसाले इतने सटीक हैं कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। चाचा रामबीम का ये कहना था कि मानो सूखी जमीन पर बारिश हो गई। देखते ही देखते गांव के युवा और बच्चे मोहन के ठेले पर टूट पड़े। जिसने भी एक बार चखा वो उसका दीवाना हो गया। अब मोहन का ठेला रोज शाम को सजने लगा। गांव के लोग जो पहले समोसे के दीवाने थे, अब शाम होते ही मोहन के ठेले के पास खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। मोहन की रोजी रोटी अच्छी चलने लगी और उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत भी करवा ली। लेकिन ये सफलता बलवीर सिंह की आंखों में चुभ रही थी। उसकी समोसे और जलेबी की बिक्री आधी रह गई थी। उसने मोहन को बर्बाद करने की एक घिनौनी साजिश रची। सुनो, कल सुबह जब मोहन सब्जियां लेने मंडी जाएगा, तुम चुपके से उसके ठेले के पीछे रखे मसालों के डिब्बे में ये चूहे मारने वाली दवा और पुरानी सड़ी हुई चीजें मिला देना। फिर हम दोपहर को सरपंच को लेकर वहां धावा बोलेंगे। उसका पत्ता हमेशा के लिए साफ। उन लड़कों ने ऐसा ही किया, लेकिन वो ये भूल गए कि मोहन के ठेले की रखवाली एक बेहद चालाक और मुस्तैद पहरेदार कर रहा था, हमारा छोटा चीकू। चीकू उस समय पेड़ के पीछे खेल रहा था। उसने उन लड़कों को मसाले के डिब्बे से छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था, लेकिन उसने तुरंत शोर नहीं मचाया। अगले दिन दोपहर मोहन ने दुकान लगाई ही थी कि बलबीर सिंह, सरपंच विक्रम सिंह और 4 अन्य गांव वालों के साथ गुस्से में वहां पहुंचा। सरपंच जी, देखिए इस शहर के धोखेबाज को। ये हमारी भोली भाली जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे खबर मिली है कि यह अपनी भाजी में सड़ी हुई सब्जियां और जहरीले केमिकल मिलाता है ताकि लोगों को इसकी लत लग जाए। मोहन, क्या ये सच है? बलबीर का आरोप बहुत गंभीर है। हमें तुम्हारे मसालों और सामान की तलाशी लेनी होगी। सरपंच जी, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। आप बेझिझक तलाशी ले सकते हैं। बलबीर सिंह खुद आगे बढ़कर सीधे उस मसाले के डिब्बे को उठाता है जिसमें लड़कों ने जहर मिलाया था। ये देखिए सरपंच जी, इसमें से कैसी अजीब बदबू आ रही है। यही है वो जहर। अरे ओ समोसे राजा, जरा ध्यान से देखो, वो डिब्बा किसका है? क्या मतलब? ये मोहन का डिब्बा है? नहीं सरपंच जी,
आज सुबह मैंने इन मोटे अंकल के 2 चमचों को हमारे ठेले के पास देखा था। जैसे ही वे गए, मैंने वो जहर वाला डिब्बा बदला नहीं, बल्कि उस जहरीले मसाले को चुपके से निकालकर बलवीर अंकल की दुकान से चुराए गए असली गरम मसाले के डिब्बे में डाल दिया था। और ये जो डिब्बा बलवीर अंकल के हाथ में है, ये असल में बलवीर अंकल की ही दुकान का है, जिसे उनके लड़के यहाँ हमारे ठेले पर रखने आए थे, पर रख नहीं पाए। क्या ये झूठ बोल रहा है? अगर ये झूठ है बलवीर, तो तुम इस मसाले को खाकर दिखाओ। अगर ये शुद्ध है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। बलबीर की चोरी और साजिश पकड़ी गई। सरपंच ने बलबीर पर भारी जुर्माना लगाया और पूरे गांव के सामने उससे माफी मंगवाई। इस ईमानदारी को पूरे गांव में साबित कर दिया और अब उसकी दुकान पर भीड़ दोगुनी हो गई। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। अब मोहन सिर्फ एक पाव भाजी वाला नहीं रह गया था, बल्कि वो सुंदरपुर की शान बन चुका था। आसपास के 4 गांवों के लोग भी उसके यहाँ आने लगे थे। मोहन ने अब अपने ठेले को एक छोटा सा नाम दिया, मुंबई सुंदरपुर फ्यूजन कैफे। उसने अपनी कमाई से चाचा रामदीन का कर्ज चुकाया और चीकू का दाखिला गांव के सबसे अच्छे स्कूल में करवा दिया। मोहन अब खुश था, लेकिन जिंदगी का नियम है कि जब सब कुछ सही चल रहा हो, तभी एक नया तूफान दस्तक देता है। एक दिन जब मोहन की दुकान पर भारी भीड़ थी, तभी वहां एक बड़ी चमचमाती काली कार आकर रुकी। कार से एक सूट बूट पहने एक घमंडी नौजवान उतरा। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड और एक वकील था। वो नौजवान और कोई नहीं, बल्कि मुंबई में मोहन के दिवंगत मालिक का इकलौता बेटा रोहित था। रोहित बहुत ही अय्याश और लालची किस्म का इंसान था, जिसने अपने पिता की मौत के बाद सट्टेबाजी में सारा बिजनेस डुबो दिया था। उसे किसी तरह सोशल मीडिया के जरिए पता चला था कि मोहन गांव में उनके गुप्ता पाव भाजी के सीक्रेट फॉर्मूले से लाखों कमा रहा है। अरे रोहित बाबू, आप यहाँ गांव में? सब खैरियत तो है? आइए बैठिए। नाटक बंद करो मोहन, मुझे सब पता चल गया है। तुम मेरे पिता की मौत के बाद उनका सबसे कीमती सीक्रेट मसाला फॉर्मूला चुरा कर यहाँ भाग आए और यहाँ अपना धंधा चमका लिया। वो फॉर्मूला गुप्ता एम्पायर की बौद्धिक संपदा है। मिस्टर मोहन, ये लीगल नोटिस है। या तो आप हमें अभी के अभी 5 लाख रुपए का मुआवजा दें और इस दुकान की फ्रेंचाइजी का 70% हिस्सा हर महीने मुंबई भेजें, या फिर हम इस दुकान को तुरंत बंद करवा देंगे और आपको जेल भिजवाएंगे। रोहित बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं चुराया। मैंने सालों तक आपके पिता की वफादारी से सेवा की और यहाँ जो भाजी मैं बेचता हूँ वो पूरी तरह से देसी है। इसका मुंबई के मसाले से कोई लेना देना नहीं है। ये बात तुम कोर्ट में कहना। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, या तो पैसे दो या ये दुकान खाली करो। मोहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखी थी। अगर वो दुकान बंद कर देता तो वह और उसका छोटा भाई फिर से सड़क पर आ जाते। गांव में ये खबर फैलते ही सन्नाटा छा गया। बलवीर सिंह, जो अपनी हार का बदला लेना चाहता था, अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। लेकिन चाचा रामदीन और सरपंच जी मोहन के साथ खड़े थे। बेटा मोहन, हिम्मत मत हारो। क्या वो शहर का बाबू जो कह रहा है उसमें कोई सच्चाई है? क्या तुमने सचमुच उसका कोई फॉर्मूला लिया है? नहीं चाचा, भगवान की कसम। शहर की पाव भाजी में अजीनोमोटो, कृत्रिम रंग और विदेशी खड़े मसाले होते हैं। यहाँ जो भाजी मैं बनाता हूँ उसमें मैं आपके खेत की धनिया, सौंठ और राई का तड़का लगाता हूँ। स्वाद पूरी तरह अलग है, लेकिन उनके पास बड़े वकील हैं। मैं एक गरीब इंसान, उनसे कैसे लड़ूंगा? कानून अंधा हो सकता है मोहन, पर न्याय नहीं। हम इस रोहित को इतनी आसानी से सुंदरपुर की शान को लूटने नहीं देंगे। हमारी पंचायत इस मामले का सामना करेगी। हम शहर की अदालत नहीं जानते, लेकिन हम अपनी पंचायत में इसका फैसला करेंगे। तीसरे दिन
रोहित अपने वकीलों और बॉडीगार्ड्स के साथ गांव की चौपाल पर पहुंचा। पूरी पंचायत बैठी थी। गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। रोहित को लग रहा था कि गांव के अनपढ़ लोग डरकर उसके पैर पकड़ लेंगे और पैसे दे देंगे। तो सरपंच जी, क्या फैसला किया आपके इस गरीब रसोइये ने? पैसे तैयार हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? देखो रोहित बाबू, आप शहर के बड़े आदमी होंगे, लेकिन हमारे गांव का नियम है कि कोई भी फैसला बिना सबूत के नहीं होता। आप कहते हैं कि मोहन आपकी रेसिपी चुरा रहा है। मोहन कहता है कि उसकी रेसिपी उसकी अपनी है। इसलिए पंचायत ने तय किया है कि यहाँ एक स्वाद परीक्षा होगी। स्वाद परीक्षा? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। आपकी मुंबई की दुकान का जो रसोइया अभी आपके साथ आया है, वो आपके पिता की असली रेसिपी से पाव भाजी बनाएगा। दूसरी तरफ मोहन अपनी रेसिपी से भाजी बनाएगा। गांव के 5 निष्पक्ष बुजुर्ग दोनों भाजी का स्वाद चखेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि दोनों का स्वाद एक ही है, तो मोहन दोषी माना जाएगा और उसे अपनी दुकान आपको सौंपनी होगी। लेकिन अगर स्वाद अलग निकला तो आपको ये नोटिस वापस लेना होगा और तुरंत यहाँ से जाना होगा। मंजूर है? मंजूर है। मेरे पिता की रेसिपी का कोई मुकाबला नहीं है। ये देहाती क्या खाकर मुकाबला करेगा? चौपाल पर 2 बड़े चूल्हे जलाए गए। एक तरफ रोहित का मुख्य रसोइया था, जिसके पास शहर के महंगे बटर, डिब्बाबंद मसाले और चमचमाते बर्तन थे। दूसरी तरफ हमारा मोहन था, जिसके पास चाचा रामदीन की दी हुई लकड़ी की गाड़ी का पुराना तवा, सिलबट्टे पर पिसे मसाले और ताजा छाछ थी। पूरे गांव की सांसें थमी हुई थी। चखो चखो शहर के बाबू, अभी पता चल जाएगा कि असली शेर कौन है। दोनों की पाव भाजी तैयार हो गई। गांव के 5 सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों को खाना परोसा गया। हाँ बाबा लोगों, अब अपना निष्पक्ष फैसला सुनाइए। क्या दोनों प्लेटों का स्वाद एक है? अरे कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, रोहित के रसोइये की भाजी में सिर्फ मिर्च और तीखापन है जो गले को जलाता है। लेकिन मोहन की भाजी, भाई वाह, इसमें जो मिठास और सोंधापन है वो सिर्फ हमारी मिट्टी का हो सकता है। यह स्वाद कोई शहरी नहीं चुरा सकता। यह पूरी तरह अलग और 100 गुना बेहतर है। हाँ, मोहन की भाजी का स्वाद बिल्कुल अलग और लाजवाब है। तो रोहित बाबू, परिणाम आपके सामने है। मोहन की रेसिपी आपकी रेसिपी की नकल नहीं है। आपका दावा खारिज किया जाता है। अब आप सम्मान पूर्वक यहाँ से जा सकते हैं, इससे पहले कि गांव वाले आपकी मेहमान नवाजी अपने तरीके से करें। रोहित और उसका वकील चुपचाप अपनी काली कार में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। मोहन की जीत हुई। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे गरीब पाव भाजी वाले की, जो शहर से तो खाली हाथ लौटा था, लेकिन अपनी मेहनत, ईमानदारी, सही समझ और साफ नियत के दम पर वो गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। अमीर सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि दिलों से। अगर आपको ये कहानी पसंद